वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे E2 रिएक्शन। लेकिन वो पढ़ने से पहले जो पिछली बार कुछ एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आपको बताने थे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था पिछली बार, बहुत सारों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है जो कि वीक बेस की तरह है और साथ में टेम्परेचर है ही, मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए आप टेम्परेचर हमेशा लेके चलें। ओके, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर ले सकते हैं इस तरीके से। तो आपके वीक बेस और टेम्परेचर हाई कैसी रिएक्शन होती है? इवन रिएक्शन होती है। इवन की फेवरेबल कंडीशंस में से एक है। तो देखो क्या होगा, इसका H प्लस इसके पास जाएगा, OH2 प्लस बनाएगा, OH2 प्लस लीव करके टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उसका, और यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा? केटायन। तो वो पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से। इस जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा केटायन आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा केटायन, पाई सिग्मा केटायन, ये कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। तो एक बार इसको हम रेजोनेंस करवा देते हैं। तो देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ओके, यहाँ पे डेल माइनस आएगा मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस के बीच में इस जगह बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस बार केटायन आ जाएगा। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ये यहाँ पे, इस जगह केटायन। ओके, और यहाँ पे बॉन्ड। देखिए कोई भी एटम मूव नहीं किया है हमने, जो कि एक कंडीशन होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। ओके, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं, एटम्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे भी ये CH3 वगैरह हैं ही सही। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है H रिमूवल का काम, जो कि बेस लेके जाता है, जो यहाँ पे HSO4 माइनस या जो H2O निकलता है वो भी लेके जा सकता है। ओके, तो देखें यहाँ पे H इधर भी है, ये दोनों सेम कार्बन है, तो H इधर से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है। अब कौन सा निकालें? देखिए अगर यहाँ से निकला तो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, और पाई सिग्मा पाई एक अच्छा कॉन्जुगेशन और स्टेबल एल्कीन बनाएगा। और अगर यहाँ से निकला तो यहाँ पे कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आएंगे, जो कि आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ेगा रिपल्शन वगैरह होने की वजह से। तो हम किसका निकालेंगे? H, इस वाले का। ठीक, इसका निकलेगा तो कहाँ बन जाएगा? इस जगह पे बन जाएगा डबल बॉन्ड हमारा, तो -H प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन यहाँ डबल बॉन्ड, बाकी जगह पे H लगा लें। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप चलें बिल्कुल। कुछ लोगों ने डायरेक्ट 2 बार केटायन बना लिए, फिर 2 बार H रिमूवल कर दिए। ठीक, वो भी ओके है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहली स्टेप होती है हमारा लिविंग ग्रुप का जाना, और दूसरी स्टेप होती है H प्लस का जाना। ठीक है, तो हम पहले किसी भी एक, दोनों ही सेम टाइप के हैं, तो पहले इसको ले लेते हैं। इसके पास यहाँ OH2 प्लस बनेगा, निकलेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा? केटायन। तो पहले वही बना लेते हैं हम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये CH2 प्लस, और इधर आपके CH2OH जो था। ओके, अब देखिए रिंग के बाहर केटायन आया है, तो रिंग एक्सपेंड करेगी। अब रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे आपको दो तरीके से दिख रहा होगा, कि या तो ये वाला बॉन्ड जाके इससे मिले, या फिर ये वाला बॉन्ड जाके इससे मिले, ऊपर वाला या फिर ये साइड वाला। ठीक है, तो कौन सा लेके जाए? देखिए ज़रा सोच के देखिए, अगर ये वाला गया है यहाँ से, तो इस जगह से बॉन्ड टूटेगा हमारा, इस जगह से बॉन्ड टूटेगा, तो केटायन भी यहीं पे आएगा हमारा। ओके, केटायन यहाँ आएगा, तो देखो पाई सिग्मा केटायन कॉन्जुगेशन में स्टेबल रहेगा। और अगर हमने ये वाला तोड़ा, अगर हमने ये वाला तोड़ा, तो देखिए अगेन इसी पॉइंट से ब्रेक होगा, इसी पॉइंट से ब्रेक होगा, तो कहाँ केटायन आएगा? यहीं पे केटायन आएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि कौन सा हम लेके जाएं। ठीक, कोई भी लेके जा सकते हो, तो किसी भी एक को हम यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए भेज देते हैं। ओके, तो क्या बनेगा देखो, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी 4 मेंबर रिंग से। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, नंबरिंग कर दें इसकी, लाइक देखो 1 2 3 4 एंड 5।
ओके, तो 5 मेंबर रिंग बना देते हैं। ये बन गई 5 मेंबर रिंग। ओके, और अगर यहाँ पे मैं 1 पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक, ये 1 2 3 4 5, तो जो जो जहाँ है वहाँ लगा दें। 5 पे आपके क्या लगा हुआ है, CH2OH है, तो CH2OH लगा दें आप। ठीक है, 2 पे केटायन आएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ से, तो ये 2 पे केटायन बना दे। ठीक है, और 3 4 के बीच में बॉन्ड है, तो 3 4 के बीच में बॉन्ड लगा दे। क्लियर? तो इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, एच रिमूवल। नेक्स्ट होता है हमारा एच रिमूवल। स्टेप वाइज अगर चले तो देखिए यहाँ केटायन है। ओके, इसके पास एच यहाँ से मिल जाएगा इसको, तो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, एच यहाँ से गया तो माइनस आया, तो माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड यहाँ 1 2 के बीच में बन जाएगा। ये इस तरीके से। और अब क्या बचा यहाँ पे, CH2OH बचा। अगेन इससे OH जाएगा, यहाँ प्लस बनेगा, और ऐसा एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ पिछले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी और फाइनल आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ट्राई करिएगा इसको दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से आपके बेंजीन फॉर्म हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। कैसे करना है, OH2 प्लस बना के यहाँ केटायन, रिंग एक्सपेंशन, एंड देन H प्लस रिमूवल। ओके, तो इस तरीके से ही हमने पिछले E1 के एग्जाम्पल किए थे। आज का हमारा टॉपिक है E2 रिएक्शन। देखिए E2 रिएक्शन जो होती है, ये 2 बताता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जिसको हम बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब E2 है यानी ये 2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। 1 था तब 1 की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा था, ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। E2 में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बेस और सबस्ट्रेट दोनों की। ठीक है, यानी बेस की कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छी चाहिए होगी, सबस्ट्रेट की भी अच्छी चाहिए होगी, तो रेट हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। इसमें देखिए सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही स्टेप में हो जाते हैं, तो इसलिए कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलता। कार्बोकेटाइन बनने से पहले ही बॉन्ड वापस फॉर्म हो जाएगा उससे। ठीक है, बनते से ही एकदम से फटाफट काम होता है पूरा। ओके, तो ना ही कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, ना ही डबल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में बनाना है प्रोडक्ट हमें, यानी 2 प्रोडक्ट भी यहाँ पे नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, सिंगल ही बनेगा। ओके, चलिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह की पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक, तो या तो मेजर बनेगा हमेशा या फिर हमेशा माइनर बनेगा, वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पे। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है, रेट किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट। या तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी रेट, या फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक, तो कब किस पे करेगी वो मैं आगे बताता हूँ अभी स्लाइड्स में आपको। तो रेट कब बढ़ेगी, जब अच्छी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो या फिर प्रोडक्ट अच्छा स्टेबल हो। ओके, तो कौन से केस में ट्रांजिशन स्टेट देखनी है, कौन से केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है, वो अभी आगे क्लियर करता हूँ आपको। ओके, इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी E2 की, वही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा यहाँ पे हमें। वहाँ पे E1 के अंदर वीक बेस चाहिए होता था, क्योंकि कार्बोकेटाइन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता था, तो ज़्यादा कोई अटैक करवाना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट करवाना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, क्योंकि H प्लस भी साथ में निकालना है लिविंग ग्रुप के, और लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी है। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस है, एक ही जैसी है, बस बेस का डिफरेंस है E1 और E2 में। वहाँ पे वीक बेस था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसेस आएंगे आपके। ओके, मैकेनिज्म देखने से पहले देख लेते हैं कि ये E2 होती कहाँ कहाँ है। अगेन वही एल्काइल हेलाइड्स, एल्कोहल्स एंड ईथर के अंदर ये रिएक्शन पाई जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने इसका मैकेनिज्म शो करने के लिए सो हॉर्स स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि एंटी एलिमिनेशन होता है। जो H जाता है हमारे, जो H जाता है, और H प्लस सही से बोले तो, और जो लिविंग ग्रुप जाता है वो एंटी साइड से जाते हैं। देखिए एंटी साइड से जाना ज़्यादा स्टेबल होता है, जाने को उस इन साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए सीधी सी बात है, बेस कहाँ आता है, H प्लस के पास आता है। यहाँ पे अगर बेस आएगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेस का नेगेटिव पार्ट है, लोन पेयर्स हैं, और जो लिविंग ग्रुप के पास भी लोन पेयर्स होते हैं,
ये एंटी साइड है तो इनमें रिपल्शन कम लगेगा। यही अगर सीन होता, ये एच यहाँ नीचे की तरफ होता तो बेस भी यहाँ से ही आता, तो बेस और लिविंग ग्रुप में थोड़ा रिपल्शन होता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये एच यहाँ नीचे होता, सिन ये सीधा वाई बन रहा होता, ठीक है, सिन कॉन्फ़िगरेशन होता, तो एच प्लस को ले जाने के लिए जब बेस आता, ठीक है, वो किधर से भी आ सकता है बेस, ठीक, तो यहाँ रिपल्शन ऑफर होता उसके। इस केस में रिपल्शन काफ़ी मिनिमाइज्ड है क्योंकि ये एंटी साइड है दोनों, इसलिए एंटी एलिमिनेशन प्रीफर करता है E2 मैकेनिज़्म। ओके, ध्यान रखें। तो अब देखें, यहाँ से सीधा सा है, दोनों एक साथ निकलेंगे, मतलब ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। देखिए ये जो रेड लाइन से ये बॉन्ड ब्रेकिंग की है, ये बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा अपना, ठीक, और ये टूट के चला जाएगा केटायन पीछे छोड़ते हुए, और H प्लस जाएगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, एनायन, और केटायन एनायन के बीच में क्या बन जाएगा, अगेन नया बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से E2 एलिमिनेशन होता है रिएक्शंस के अंदर, और एंटी पेरीप्लेनर होता है, ठीक है, एंटी एलिमिनेशंस होते हैं। ओके, एक नोट ध्यान रखें यहाँ पर, सेट-जेफ प्रोडक्ट कब बनाना है और होफमैन कब बनाना है, क्योंकि दोनों में से एक ही बनेगा। इवन में दोनों साथ बनते थे, ये ज़्यादा कंपोजिशन में बनता था, ये कम कंपोजिशन में बनता था, लेकिन यहाँ दोनों में से कोई एक ही बनेगा एक बार में। बन दोनों में से कोई भी सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट्स, लेकिन सेट-जेफ कब बनाना है और होफमैन कब बनाना है, ध्यान रखें इसका। सेट-जेफ कब बनाना होता है, जब हमारे पास छोटे छोटे बेस आते हैं, छोटू बेस आते हैं, लाइक जैसे एल्कोहलिक KOH हुआ, NaNH2 हुआ, ETNH2 हुआ, इस टाइप के जो बेसेस आते हैं, छोटे वाले बेस आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जब बेसेस आए तो हमें सेट-जेफ प्रोडक्ट बनाना होता है। और होफमैन कब बनेगा, जब बड़े बेस आए, मोटू बेस आए, जैसे लाइक टर्शरी ब्यूटोक्साइड हुआ या ET3N टाइप का हुआ, ये काफ़ी बड़े बड़े बेसेस हैं इनके, ठीक है। तो इस टाइप के जब बेसेस आएंगे तो हमें होफमैन वाली एल्कीन बनानी है, कम स्टेबल एल्कीन बनानी है, कम अल्फा एच वाली, और जब छोटू बेस आए तो ज़्यादा अल्फा एच वाली हमें बनानी है एल्कीन। ओके, साथ ही साथ देखिए लिविंग ग्रुप भी निकलता है, सिर्फ H प्लस निकलने से काम नहीं चलता, E2 के अंदर लिविंग ग्रुप भी निकलता है। तो लिविंग ग्रुप भी अच्छे वाले होने चाहिए, जो आपको लिखवा रखे हैं ऑलरेडी। तो अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, अच्छे बेस होंगे, तो फटाफट दोनों को निकाल लेंगे और स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, जिसे हम सेट-जेफ एल्कीन कहते हैं, मेजर एल्कीन कहेंगे, ठीक है। और होफमैन के लिए पोर लिविंग ग्रुप आएंगे आपके, पोर लिविंग ग्रुप लगे हुए हों, बड़े बेस आ रहे हों, दोनों में से या एक भी आ रहा हो, तो क्या बनाना है हमें, होफमैन प्रोडक्ट बनाना है। इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे हम। ओके, देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स दिया है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एक्स क्या है। ओके, और एल्कोहलिक KOH आ रहा है, कैसा KOH आ रहा है, एल्कोहलिक KOH आ रहा है। देखिए अब छोटू बेस है तो पहली बात दिमाग में आती है कि हमें क्या बनाना है, हमें मेजर एल्कीन बनानी है, सेट-जेफ एल्कीन बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर XF हो, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक, अगर यहाँ एफ आता है तो पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो जल्दी निकलेगा नहीं, और जल्दी नहीं निकल पाएगा तो कैसी बनाएगा वो, होफमैन एल्कीन बनाएगा, ठीक है। भले एल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसी एल्कीन बनाएगा, होफमैन एल्कीन बनाएगा, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट आएगा देखते हैं। तो एक तो ये लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है, और एक ये यहाँ से H प्लस जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसा बनना चाहिए प्रोडक्ट हमारे पास, देखिए दो पॉसिबिलिटी है। जब ये X माइनस जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ठीक। अब H प्लस या तो यहाँ से जाए इस पोजीशन से, या फिर इस पोजीशन से जाए, ठीक। अगर यहाँ से गया तो सेट-जेफ बनाएगा वो, और अगर यहाँ से गया तो होफमैन बनाएगा, क्योंकि लेस सब्सटीट्यूट होगा दोनों साइड H होने की वजह से। तो हमें F के केस में क्या बनानी है, होफमैन एल्कीन बनानी है। तो देखिए होफमैन एल्कीन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से गया H, इस जगह से, और यहाँ से गया हमारा X गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ओके, और अगर Br लगता है X की जगह पे, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, ओके, तो इस बार हमें कैसी बनानी होगी, सेट-जेफ एल्कीन बनानी होगी। और सेट-जेफ एल्कीन कैसी बनेगी, देखिए यहाँ पे डेल प्लस है, और अगर यहाँ से आपका H चला जाता है तो यहाँ डेल माइनस बन जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा हमारा।
कुछ इस तरीके से, और ये जो CH3 लगा हुआ है लगा हुआ रहेगा। सिंपल सा है, वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये गया, डेल प्लस आया। अब H जाने के लिए 2 पोजीशंस है, तो हमें हॉफमैन के लिए यहाँ से लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। इसमें अल्फा H कम बनेंगे तो इस जगह बॉन्ड बनाया, क्योंकि H प्लस यहाँ से गया तो माइनस आया और माइनस प्लस के बीच में बॉन्ड बना दिया। अगेन ये तो चला गया, डेल प्लस आ गया, और अगर इस जगह से H प्लस निकाले तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होने की वजह से ZF है, और ये वाली हॉफमैन है। तो इस तरीके से हमें डिसीजन लेने होते हैं E2 के लिए, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए एल्कोहलिक KOH है, यानी एलिमिनेशन होगा, टेम्परेचर भी है सभी में, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है तो भी आप उसके मान लें, ठीक। X इक्वल टू F हो अगर, जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, ओके। पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, यानी हॉफमैन बनाना चाहिए हमें, ओके। तो अब देखिए ये तो निकल गया, ये अगर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल माइनस या डेल प्लस। माइनस लेके निकलता है तो यहाँ पीछे क्या छोड़ेगा, डेल प्लस छोड़ेगा। अब H निकालने की बारी है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता एग्जैक्टली, ये तो आपको सिर्फ आइडिया लेने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ करवाना नहीं है हमें, नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। तो H अब किसके पास बचा, इधर तो कोई H है नहीं, तो इधर ही बचा, तो एक ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। ये H निकलने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, डेल माइनस, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड। इस तरीके से एम तो यहीं पे रहेंगे, ये बॉन्ड भी अपनी जगह पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और चाहे आई हो तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं, और हमें बिना का रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट बनाना होता है A2 के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों एक साथ निकलते हैं, लिविंग ग्रुप और H दोनों एक साथ निकलते हैं, इधर H है ही नहीं तो इधर से ही निकालना रहा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो और अदर कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है इसमें, ठीक है। तो यही एक प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है हमारा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि सेट बनाना है, हॉफमैन बनाना है, अलग अलग बनाना है, ठीक है। कभी कभी एक ही जैसे भी बन जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। एक और एग्जांपल है, देखिए या तो एल्कोहलिक KOH है या ETNH2 है, दोनों ही आपके छोटू बेस है, दोनों ही छोटू बेस है। तो आपका कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसमें ZF प्रोडक्ट बनना चाहिए। ZF प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये लिविंग ग्रुप अगर इस पोजीशन से गया है, ठीक है, तो H प्लस के लिए 2 पोजीशंस है, या तो ये वाली या फिर ये वाली पोजीशन, ठीक। और हमने देखा है पिछले एग्जाम्पल में कि यहाँ से अगर H प्लस लेके जाते हैं तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो ZF एल्कीन बनेगी, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, ज़्यादा अल्फा H वाली एल्कीन बनेगी। क्लियर, इस तरीके से। ये वाला देखिए, ये मोटू बेस है, बड़ा बेस है, ठीक है। बड़ा बेस क्या बनाता है, हॉफमैन एल्कीन बनाता है। तो हमें इस बार H कहाँ से लेना पड़ेगा, इस जगह से लेना पड़ेगा, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको या तो बेस डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, या फिर आपको लिविंग ग्रुप्स अलग अलग दे के बनानी पड़ सकती है एल्किन्स, ठीक है। तो ध्यान रखें, मोटू बेस आया है और लिविंग ग्रुप सेम ही है आपका, तो क्या बनाना है हमें, हॉफमैन। और छोटू बेस आया है, लिविंग ग्रुप सेम रहते हुए, तो हमें क्या बनाना है, ZF बनाना है, ठीक है। सिमिलरली जो पिछले एग्जाम्पल में था आपका, अगर रिएजेंट सेम है और लिविंग ग्रुप पुअर है तो हमें क्या बनाना है, हॉफमैन, और लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो हमें क्या बनाना है, ZF। क्लियर है। चलिए अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय E2 मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये अगेन अल्कोहल चैप्टर में आपके आएगा, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन है तो हम थोड़ा इसको यहीं पे देख लेते हैं, वहाँ पे और दोबारा बता दिया जाएगा, लेकिन अभी से आइडिया रहेगा थोड़ा आपको, ठीक है। तो एंटी एलिमिनेशन होता है, इसमें वेपर फेज पे ये रिएक्शन होती है। और अगर इसमें ZF प्रोडक्ट बनाना होता है तो क्या क्या रिएजेंट लेने होते हैं, L2O3 POCl3 पिरिडीन के साथ TiO2 एंड एनहाइड्रस COSO4 वगैरह, इस टाइप के हमें रिएजेंट्स लेने होते हैं। कॉमनली यूज रिएजेंट्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। और E2 में ही आपको जब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए, तो THO2 और WO3, कुछ बुक्स यूज़ करती है WO3 को, सेंगेज वगैरह हॉफमैन में, ठीक है। तो ये दोनों आपके हॉफमैन बनाएंगे, ओके।
याद रखने के लिए कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि थोटू है, मतलब ज़्यादा सोच विचार में लगा रहता है और स्टेबल नहीं बन पाता, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा, ज़्यादातर यही यूज़ आएगा, ये भी उतना नहीं आएगा। और इधर में सबसे ज़्यादा यूज़ Al2O3 आएगा, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रिएजेंट्स हैं आपके। Al2O3 हो तो सेटजेप बनाना है, THO2 हो तो होफमैन बनाना है। अब देखते हैं, चलिए ये एग्जांपल है आपके। Al2O3 आया है, यानी हमें सेटजेप एल्कीन बनानी है। देखिए OH तो यहाँ से चला जाएगा OH2 प्लस के तौर पे, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। OH2 प्लस ये बन के यहाँ से चला जाएगा, सभी जगह टेम्परेचर है। अब देखिए H यहाँ पे भी है, इस पोजीशन पे भी है H, ठीक है, और H इधर भी है। Al2O3 के केस में कहाँ से बनाएंगे हम, इस जगह से H निकाल के बॉन्ड बनाएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो जाएगी। ठीक है, और थोटू के केस में कैसी बनानी है, होफमैन एल्कीन, तो हम कैसे इससे लेंगे H प्लस, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, ये ऐसे अंडरलाइंड है, कंफ्यूज ना हो क्योंकि NiN क्यों लगा दिया हो। ओके, तो इस तरीके से ये बनी हमारी मेजर सेटजेफ और ये बनी माइनर एल्कीन। क्लियर है। चलिए और देखते हैं एग्जांपल्स। ये वाला भी हम कर चुके हैं। देखिए ये E1 करवाएगा, ये दोनों E2 रिएक्शन करवाएंगे। तो E1 में तो क्या होता था हमारे पास, ये हट के OH2 प्लस बन के जब हटता था तो यहाँ कैटायन लाता था और फिर इसका रिंग एक्सपेंशन होता था। क्लियर है। तो चलिए रिंग एक्सपेंशन करवा देते हैं इसका। देखिए रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा इसमें, ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। रिंग के बाहर कार्बोकेटायन आया है, ठीक है, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं ये। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, इसका एक्सपेंशन करवाना है, ठीक है। तो कैसा बनेगा, ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर रिंग पे आपके इधर 2C, ठीक है, या 1C आएगा। देखिए कार्बन गिन लिया करें, कभी कभी ये गलती आप लोग भी कर देते हैं। 5 और 3 8 है, यहाँ पे 6 और 3 9 कर दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बन चुका है, यानी ये रिंग में इंक्लूड हो चुका है, तो 2 ही बचे आपके बाहर, ठीक है। बाहर कितने बचे, 2 ही बचे, तो ये 2 को बाहर लगा दो, ठीक है। और इसके जस्ट पास वाले पे क्या आएगा, कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे कहीं पे भी एक कार्बोकेटायन लगा दो। ओके, अब देखें H कहाँ से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा, ठीक है, इस पोजीशन से निकलेगा H, क्योंकि इधर तो H है नहीं हमारे पास, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा। बना दूँ डायरेक्ट इसको हटा करके, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं Al2O3 के केस में। यहाँ तो कोई हमें एक्सपेंशन वगैरह करवाना नहीं है, क्योंकि E2 में आपके कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होता है। कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। Al2O3 के केस में हमें सेट जेप बनाना है, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगा। अब H कहाँ से निकाले, या तो ये पोजीशन है हमारे पास, या फिर इन दोनों में से कोई एक कार्बन लिया जा सकता है H निकालने के लिए। तो जब मोर सब्स्टिट्यूट कहाँ बनेगा, जब बीच में से निकालेंगे, ठीक है, इस जगह से जब H निकालेंगे, ठीक है, ये H और ये वाला OH जब निकलेगा तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा बॉन्ड। ओके, और इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ से तो H नहीं जाएगा क्योंकि माइनर बनाना होगा हमें, तो इन दोनों में से किसी एक से लेना पड़ेगा हमें H प्लस। तो किसी भी एक के साथ ले लें, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट और डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के तौर पे, ठीक है। और देखते हैं, देखिए क्या आया है, POCl3 पिरिडीन के साथ आया है। एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप, थोटो या WO3 के अलावा जो भी आएगा जनरली इसमें मेजर ही बनाता है, तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बनाना है, हमें मेजर एल्किन बनानी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें आप, ये OH तो जाएगा,
और ये डाउनवर्ड साइड है तो इसके अपवर्ड साइड वाला एच जाएगा, जो कि यहाँ पे है नहीं, ये तो डाउनवर्ड साइड है। तो एच हमें कहाँ से लेना पड़ेगा इस केस में, इधर से लेना पड़ेगा। एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन होता है, इसीलिए मैकेनिज्म ध्यान रखने ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में हमेशा ना लगे रहें, ओके। तो देखिए यहाँ से H प्लस जाएगा और ये नीचे की तरफ से OH जाएगा, तभी ये एंटी पेरीप्लेनर होंगे। क्योंकि अगर देखिए इधर ही बेस आ गया तो इनमें रिपल्शन हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी दो दो लोन पेयर मौजूद है। और अगर यहाँ और बेस आ गया सेम प्लेन में, इसके नीचे वाले प्लेन में, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा और हो सकता है फिर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा पुल्टा हो जाए, ठीक है। तो अपोजिट वाला एच ले, तो ये दोनों जब जाएंगे तो बॉन्ड का बनेगा, इस जगह बनेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बना देना है हमें, और ये जो लगा हुआ था इसको यहीं पे लगा रहने दो, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन लेने होंगे आपको, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही ले जाना है हमें, एंटी साइड से लेके जाए, ठीक है। और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ये जो स्टीरियो अभी हम कर रहे थे इस टाइप के एग्जांपल, ठीक है, इसके ऊपर बेसिस पे जैसे E1 आपके रीजियो सिलेक्टिव होती थी, E2 आपके स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब ये दो वर्ड क्या है, ये नए हैं आपके लिए। स्टीरियो सिलेक्टिव कब कहेंगे किसी भी रिएक्शन को, ज़रूरी नहीं हमेशा E2 ही स्टीरियो सिलेक्टिव हो, दूसरी रिएक्शंस भी हो सकती है। तो कब कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन किसी को, जब आपके कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हो जिसमें डायस्टीरियोमर या एनेंशियोमेरिक पेयर्स बन रहे हो, ठीक है, उनमें से कोई एक मेजर हो, कोई एक ही मेजर हो उनमें से, तो वो क्या होता है स्टीरियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव में क्या होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते थे। यहाँ पे कैसे आइसोमर्स बनेंगे, डायस्टीरियोमर से एनेंशियोमर्स के पेयर बनेंगे, जिसमें से कोई एक ही आपके पास वहाँ मेजर के तौर पे मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो स्टीरियो सिलेक्टिव कहलाएगा। स्टीरियो स्पेसिफिक किसे कहेंगे, देखिए अलग अलग रिएजेंट आपके जो स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग रखते हैं, ठीक है, स्टीरियो अलग अलग स्ट्रक्चर्स रखते हैं, वो अलग तरीके से रिएक्शन करें। जैसे लाइक अपवर्ड या आपके जो सीन वाला अलग तरीके से रिएक्शन करें, एंटी वाला अलग तरीके से रिएक्शन करें, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट अलग अलग बने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे। या फिर हम सीधा तौर पे कहें कि सीन एंटी, जिनका टर्म का हम यूज़ करेंगे जिन रिएक्शंस में, जैसे में हमने E2 में यूज़ किया है एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। इनको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए ये दो सबस्ट्रेट है, दोनों ही एक ही जैसे हैं, देखो इच 6 मेंबर रिंग GH जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसलिए कॉमन G ले लिया। लिविंग ग्रुप Br सेम है, ठीक है। सिर्फ इनकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है, देखिए स्टीरियो ओरिएंटेशन अलग है इनका, बस इस जगह से इस पोजीशन से देखें आप, ठीक। और रिएजेंट भी सेम है, लेकिन इनका स्टीरियो फॉर्मूला अलग होने की वजह से ये प्रोडक्ट अलग अलग बनाते हैं। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, देखो लिविंग ग्रुप तो यही है, लिविंग ग्रुप तो यही है हमारा, और इसके एंटी वाला एच जाता है, तो इसका एंटी वाला एच ये रहा एडजेसेंट कार्बन पे, ओके, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, और इसके एंटी वाला एच जाता है, तो बॉन्ड का बन जाएगा, इन दोनों के बीच बन जाएगा ये, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये जी जहाँ लगा हुआ है वो जी वहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ओके। चलिए यहाँ देखें अगेन, ये टेम्परेचर ज़रूर मेंशन रखें इसमें आप, ओके। ये Br तो यहीं से जाएगा, लेकिन इसके एंटी में H यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि वो कहाँ मौजूद है, इस जगह मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बनेगा हम दोनों, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है, और G यहाँ ऊपर ही लगा रहेगा। तो देखिए स्टीरियो फार्मूला अलग अलग होने की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बने सेम रिएजेंट के साथ, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। अलग अलग स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। या सिन एंटी एलिमिनेशन जिनका यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे हम एंटी एलिमिनेशन का यूज़ किया, तो वो ऐसी रिएक्शंस क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, ओके। E1 क्या थी, रिजियो सिलेक्टिव थी, ये आपकी स्टीरियो सिलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। ये एग्जांपल देखते हैं, एल्कोहलिक KOH, ये सारे आपकी तरफ हैं Cl, ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है, और इनके नीचे क्या है सभी के, इनके नीचे H है, जैसे इसके साथ वेज डैश, वेज पे आपका Cl है तो डैश पे क्या है H है,
सिमिलरली इसके डैश के साथ क्या है, एच है, ठीक है, सभी के साथ ऐसा ही है। ओके, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखो, एक मैं बता देता हूँ, ये आपका ऊपर है Cl, तो ये जब निकलेगा तो इसके पास वाले कार्बन से, वो चाहे इधर वाला हो या इधर वाला हो, ठीक है, एक साइड ले लेते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो इधर ले लेते हैं हम। ओके, आप इधर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर है, वेज पे है, तो इसके एंटी वाला कौन होगा, डैश वाला एच होगा, ये निकलेगा। तो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इन दोनों के बीच बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान दें, ये Cl निकल चुका है और यहाँ बॉन्ड बन चुका है, लेकिन ये Cl अभी भी यही है। ओके, सिमिलरली देखिए, इसका तो निकल गया। ओके, अब ये वाला Cl जब निकलेगा, ये वाला Cl जब निकलेगा, तो इसका वाला H जाएगा, ठीक है, ये Cl, ये H, ये दोनों जाएंगे, तो बॉन्ड का बनेगा, इधर बनेगा हमारा, ठीक है, ये Cl बच जाएगा, ये Cl तो बच जाएगा, देखिए, और ये दोनों गए हैं, तो बॉन्ड का बनेगा, इस जगह बनेगा। ओके, और यहाँ देखें अगेन, ये Cl जब जाएगा तो इसका वाला H लेके जाएगा, ठीक, तो ये Cl बचा रह जाएगा, ये Cl और H निकल जाएंगे, तो बॉन्ड का बन जाएगा इन दोनों के बीच में, और ये Cl है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ। एक Cl निकला, NTH लिया, फिर एक Cl निकला, NTH लिया, ठीक, इस तरीके से निकल के चले जाएंगे। ओके, और 1 बाय 1 बॉन्ड बनाते जाएंगे। दिमाग में ये भी आ सकता है, सर इसको भी निकाल देते हैं, इसका H लेके, तो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आते हैं, कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, जो कि दिक्कत देता है आपको, इसलिए अल्टरनेट निकाले हमने। ओके, अगेन कुछ अलग स्टीरियो के साथ सेम रिएजेंट। देखिए ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ध्यान दें आप, NTH निकलता है हमेशा, ये Cl के लिए, वेज वाले Cl के लिए हमें डैश वाला H चाहिए एडजेसेंट कार्बन पे, जो कि मौजूद नहीं है, डैश पे तो खुद क्लोरीन ही मौजूद है। सिमिलरली डैश वाले क्लोरीन को निकलने के लिए वेज वाला हाइड्रोजन चाहिए, जो कि दोनों साइड मौजूद नहीं है इसके। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई भी आपके पास NTH मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंटी एलिमिनेशन करने के लिए आपको H मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, एंटी साइड पे, ये सेम साइड पे ही है, देखिए ये डैश डैश पे है, इधर आपके ये अगेन डैश डैश पे है, ठीक है, और इसका वाला H देखें तो ये वेज पे है, तो वेज वेज हो गया है, ठीक है, इधर भी आपके वेज पे H है, तो ये वेज वेज पे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से NTH मौजूद ना होने की वजह से ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा E2 रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे E2 के। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ लिया है एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर E1 E2, ओके, और साथ ही इनके अल्फ़ा बीटा गामा वाले फॉर्म भी देख लिए एलिमिनेशन में। एक और एलिमिनेशन बचता है E1 CB, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही इनके कुछ मिक्स एग्जांपल्स करेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट्स और बताऊंगा आपको, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, थैंक यू।